So, hi guys. Now we have already discussed the background and section 1 to 16 of the PC Act 1988. Today we are going to discuss in this video section 17 and onwards. ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 17 किसके बारे में बात करता है? पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट कब? विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो सेक्शन 17 हमें बताता है कि बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के ठीक है, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट, विदाउट एन ऑर्डर और अ वारंट. ठीक है, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट कर सकता है. तो इसमें कहा गया है कि नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ, अगर DSPE के अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो जो लोएस्ट रैंक है, जो आपकी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर, इज़ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. In case of metropolitan areas of Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad, in any other metropolitan area notified by section 8(1) of the CRPC, assistant commissioner of police, lowest जो रैंक है उसके नीचे के ऑफिसर्स नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट. और C इज़ DSP और अ पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. ठीक है, एल्सवेयर अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर DSPE के अंडर में नहीं है तो फिर हर अदर केस में जो लोएस्ट ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP इन्वेस्टिगेट करेगा. ठीक है, DSP या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक होनी चाहिए. ठीक, नाउ प्रोविजो अटैच टू द सेक्शन सेज दैट ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक में ऑथराइज कर सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट किसी जनरल और स्पेशल ऑर्डर के साथ कि आप बिलो द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के बगैर. कब कर सकते हैं बिलो द रैंक ऑफ अ पुलिस और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस? जब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे दे. देन सेकेंड प्रोविजो अटैच सेज दैट सेक्शन 13(1) क्लॉज B की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑफेंस अगर सेक्शन 13(1) का कोई ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है तो शेल नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक का होना चाहिए. इट डजंट मैटर वो किसी भी ABC कैटेगरी में फॉल कर रहा हो सेक्शन 17 की, बट ही शुड बी ABC किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, ही शुड बी the officer who is investigating should not be below the rank of superintendent of police. ठीक है, 13(1) में हमारा क्या था? 13(1) टॉक्ड अबाउट इंटेंशनली एनरिचेज हिमसेल्फ इलिसिटली. कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर वही पब्लिक अथॉरिटी इलिसिटली एनरिच कर रही है हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, दैट्स एन ऑफेंस. Now in Vinod Kumar Garg versus State Government of NCT, the Supreme Court has ruled that while a lag in conducting an investigation by a police officer of the proper level and position under section 17 of the act is an irregularity, यानी कि अगर किसी ऑफिसर बिलो द रैंक एज इज मैंशनड अंडर सेक्शन 17 अगर इन्वेस्टिगेट करता है तो वो क्या होगी? वो इरेगुलरिटी होगी. लेकिन वो इरेगुलरिटी विल नॉट इनवैलिडेट और इनवैलिडेट अ कॉन्विक्शन अनलेस इट रिजल्ट्स इन प्रेजुडिस. ठीक है, यानी कि क्योरेबल इरेगुलरिटी है. अगर इनजस्टिस नहीं हो रहा है, प्रेजुडिस नहीं हो रहा है तो इनवैलिडेट नहीं करेगी वो, ना ही उस इन्वेस्टिगेशन को और ना ही कॉन्विक्शन बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 17A. 17A आपका 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. ठीक है, तो 17A कहता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties. ठीक है, कोई भी ऑफिसर कोई रिकमेंडेशन देता है या फिर कोई डिसीजन लेता है while he was a public servant in discharge of official functions और duties, उस डिसीजन पे, उस रिकमेंडेशन पे अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है या फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको वो दैट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उस केस में 17A आपका एप्लीकेबल होगा. अब हमने यहाँ पर देखा कि इंक्वायरी और E इंक्वायरी एंड I इंक्वायरी,
मतलब इंक्वायरी स्टार्टेड विद आई एंड ई इज़ यूज। तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, वाई दीज टू आर यूज्ड। नाउ हेयर इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और जब हम ई एन द वन स्टार्टिंग विद ई एन इंक्वायरी की बात करते हैं तो एनक्वायरी का मतलब होता है एनेबलिंग, एंट्री लेवल। ओके, इट्स लाइक इंक्वायरी इज मोर जनरल इन्वेस्टिगेशन, जनरल इंक्वायरी अगर हम कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ हो गई, फिर वो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आई इंक्वायरी की बात करेंगे, इंक्वायरी स्टार्टिंग विद आई एन, तो वो होती है इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। जो हमारी जुडिशियल ऑफिसर करता है वो इंक्वायरी करता है, ठीक है। और अगर हम जनरल पार्लेंस की बात करेंगे तो इंक्वायरी होती है वो, ठीक है। तो ये दोनों में मेन फ़र्क है, ये आप समझिएगा, इसीलिए दोनों टर्म्स को यूज़ किया गया है। नाउ सेक्शन 17 ने आगे कहता क्या है कि क्या होगा इन केसेस में जब एक डिसीजन या फिर रिकमेंडेशन को लेकर क्वेश्चन होता है। नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस alleged to have been committed by a public servant under this act where alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है विदाउट प्रीवियस अप्रूवल, ठीक है। यू नीड टू हैव अ प्रीवियस अप्रूवल इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब किसकी परमिशन लेनी होगी, प्रीवियस अप्रूवल किसका चाहिए। अगर मान लीजिए एम्प्लॉई जिसके आप खिलाफ करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था तो आपको यूनियन की परमिशन लेनी होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो स्टेट की परमिशन लेनी होगी। और अगर मान लीजिए यूनियन स्टेट नहीं है तो जिस भी अथॉरिटी के अंडर वो एम्प्लॉय था, जो भी कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट हो उसको रिमूव करने के लिए the authority competent to remove that person from his position, from his job, ठीक है, उससे आपको अप्रूवल लेना होगा, ठीक। Now the proviso attached to this section says that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage। ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया है उसने, या फिर अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है, एक्सेप्ट करने की कोई अनड्यू एडवांटेज, उस टाइम उसको पकड़ा गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो रहा है कि सामने आप देख रहे हैं बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है आई टुक सम अनड्यू एडवांटेज, और आप कहें कि नहीं भाई हम अरेस्ट नहीं कर सकते, हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। नहीं, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड प्रोविजो सेज दैट कंसर्न्ड अथॉरिटी शैल कन्वे इट्स डिसीजन। अब जब अप्रूवल के लिए आप भेजेंगे, ठीक है, कंसर्न्ड अथॉरिटी को, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर एनी अथॉरिटी हु इज़ केपेबल टू रिमूव दैट पर्सन, किसी भी केस में जब भेजा जाएगा तो उस अथॉरिटी को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months अपना अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी है विद रीज़न भेजना होगा, ठीक है। और अगर ये एक्सटेंड कितना हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 month। किसी भी एक्ट में जब लिमिटेशन दिया हो, ठीक है, टाइम लिमिट दी हुई हो किसी चीज़ को लेके, उसको अच्छे से पढ़ लिया करें, वो उससे MCQ बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नाउ केस है इस पे आपका यशवंत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस CBI, 2020 का ही केस है ये। इसमें ये कहा गया था कि विदाउट प्रीवियस अप्रूवल इंटर आलिया ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज alleged टू हैव बीन कमिटेड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अप्रूवल नहीं लिया गया है तो ना ही इंक्वायरी हो सकती है, ना ही इंक्वायरी हो सकती है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। प्रीवियस अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविज़ो, कि अगर स्पॉट ऑन हो रहा है तब नहीं, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो प्रीवियस अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 बात करता है पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक, ठीक है। बैंकर्स बुक एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बता दिया है कि बैंक और बैंकर्स बुक, जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में डिफाइन है वो हम डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन आपको ना ही याद करने की ज़रूरत है और ना ही बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नॉट रेलेवेंट, ठीक है। अब ये 18 क्या करता है, 18 पावर देता है जो भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, हु हैज़ रीज़न टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ही, और वो 17 में इन्वेस्टिगेट करने की उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। 17 में हमने देख लिया है कि किस किस केस में कौन कौन किसके पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेट करने की, ठीक है। तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द बैंकर्स बुक इज़ रिक्वायर्ड
तो वो जाके बैंक में बोल सकता है कि भाई आप हमें ये सस्पेक्टेड पर्सन है और इसकी हमें डिटेल्स आप निकाल के दीजिए, और वो चाहे तो सर्टिफाइड कॉपीज़ भी ले सकता है रेलेवेंट एंट्रीज़ की, ठीक है। पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस unless he is specifically authorized in this behalf by the police officer. Now, proviso attached to this section says that provided that no power under this section in relation to the accounts of any person shall be exercised by a police officer below the rank of superintendent of police. यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक होनी चाहिए unless specially authorized on this behalf by a police officer of and above the rank of SP. अगर SP अलाउ कर रहा है किसी ऑफिसर को तो वो कर सकता है इन्वेस्टिगेट, अदरवाइज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 18, ठीक है। ऑफेंस कौन से होंगे? अंडर सेक्शन 17 ऑफेंस। चैप्टर 4A ये ऐड हुआ था आपका 2018 के अमेंडमेंट के बाद। इट टॉक्स अबाउट द अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड 18A इज़ द ओनली सेक्शन इन दिस चैप्टर। तो आपको ये याद रखना है कि चैप्टर 4A ऐड हुआ है, और आपको याद रखना है कि सेक्शन 18A इज़ द सेक्शन अंडर दिस चैप्टर। 18A बात क्या करता है? इट सेज प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 टू अप्लाई टू अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन। अटैचमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी प्रोक्योर्ड बाय मीन्स ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ पे अटैचमेंट किस चीज़ का हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैचमेंट, एग्जीक्यूशन जो भी हो रहा है वो उस प्रॉपर्टी का हो रहा है जो कि प्रोक्योर की गई थी बाय एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक। कोई अनड्यू एडवांटेज लेते हुए अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिली है तो उसका अटैचमेंट। प्रॉपर्टी में सब कुछ आएगा, इसमें मूवेबल इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड। ओके, नाउ this is the only thing that is relevant. You do not need to go through the criminal law amendment ordinance 1944. Still if you want to give it a read, ये आगे के सेक्शन में एडेड है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 19 पे। 19 talks about the previous sanction necessary for prosecution. prosecution को स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है। 19 में ये बात कह दी गई है साफ साफ कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले नहीं सकता है ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 11, 13 एंड 15 ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल इन लोक आयुक्त एक्ट, ठीक है। नीचे आपके सेक्शन बताया हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन लेना है। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, और अगर कुछ अलग से लोकपाल या लोक आयुक्त एक्ट में दिया गया है तो वो माना जाएगा। अदरवाइज़ जो सेक्शन 19 में जिनके सैंक्शन लेने के लिए कहा गया है वो सैंक्शन आपको लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। यहाँ पे नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस वर्ड यूज़ कर दिया गया है। शेल का मतलब ये है कि मैंडेटरी हो गया है, आपको लेना पड़ेगा, सैंक्शन परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफेंसेस कौन कौन से डील किए गए हैं? 7, 11, 13 और 15। नाउ द प्रोविजो अटैच टू सेक्शन 19। सेक्शन 19 थोड़ा लंबा सेक्शन है, प्लीज़ ट्राई टू बेयर इट विद मी। प्रोवाइडेड दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो कौन रिक्वेस्ट करेगा सैंक्शन के लिए? पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का। सच पर्सन हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब वो कब ले सकता है सैंक्शन, कब ले सकता है, कब रिक्वेस्ट कर सकता है? जब उसने कंप्लेंट फाइल की हो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में अबाउट द एलिज्ड ऑफेंस फॉर विच द पब्लिक सर्वेंट इज सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड। Okay, the police officer or the officer of an investigating agency or law enforcement authority has filed a complaint in competent court. कंप्लेंट फाइल करने के बाद कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट इन क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सैंक्शन लेने से पहले उसको पहले फाइल करना होगा कंप्लेंट इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड द कोर्ट हैज़ नॉट डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 डिसमिसल की बात करता है। तो कोर्ट कह रहे हैं कि कोर्ट ने डिसमिस ना किया हो उस कंप्लेंट को और उसने ऑफिसर ने फाइल की हो कंप्लेंट अंडर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट,
ठीक है, तभी वो परमिशन ले सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। नाउ provided further that in the case of request from the person other than a police officer or officer of investigating agency, law enforcement authority, appropriate government competent shall not accord sanction to prosecute a public servant without providing an opportunity of being heard to the concerned public servant। अब यहाँ पर ये है कि जब पुलिस ऑफिसर या फिर ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अप्रूवल मांग रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जिस पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल किया जा रहा है, जिस पर्सन के अगेंस्ट में ये सैंक्शन लिया जा रहा है, वो उसको सुना जाए, ठीक है। लेकिन अ प्रोविजो अटैच टू दिस सेक्शन सेज अगर अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल द पुलिस ऑफिसर और द ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, इनके अलावा अगर कोई सैंक्शन ले रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रहा है, तो फिर पब्लिक सर्वेंट जिसके खिलाफ सैंक्शन लिया जा रहा है, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात कह सकें। Provided also that appropriate government or any competent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a provision, endeavour to convey the decision of such proposal within time limit। फिर इन्होंने दे दिया कि 3 महीने की टाइम लिमिट है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आपने प्रपोजल भेजा, आपने अप्रूवल के लिए भेजा प्रपोजल कि हमें सैंक्शन करिए प्रोसिक्यूट करने के लिए इस पब्लिक सर्वेंट को, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितना टाइम ले सकती है मैक्सिमम उसको अप्रूव करने के लिए या फिर डिसअप्रूव करने के लिए? 3 मंथ्स। लीगल अगर नेक्स्ट प्रोविजो अटैच जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर कोई लीगल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट को पता करना है कि अच्छा ठीक है कैन वी गिव देम सैंक्शन और नॉट इफ़ देयर इज़ एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस अटैच टू इट, तो उसके लिए फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ दिया गया है। Provided also that the central government may, for the purpose of sanction for prosecution of obligation, prescribe such guidelines as it considered necessary। लास्ट में उन्होंने प्रोविजन में अटैच करके बता दिया है कि और भी कोई गाइडलाइंस अगर रिक्वायर्ड हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। देयर इज़ ऑलरेडी टू मच, नाउ देयर इज़ एक्सप्लेनेशन एज वेल। दिस सेक्शन इज़ क्वाइट अ लेंथी सेक्शन but we have to study it, no other options, right? Explanation: for the purposes of subsection 1, expression public servant includes such person who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed। पब्लिक सर्वेंट में सिर्फ वो ऑफिसर्स नहीं आएंगे जो उस वक्त काम कर रहे हों, जो रिटायर हो चुके हैं या सीज कर चुके हैं to be a part of that office, that officers are also included in the definition of public। प्लस और कौन आएगा? वो भी ऑफिसर्स इंक्लूडेड हैं जो उस ऑफिस में अब काम नहीं कर रहे हैं, किसी और ऑफिस में काम कर रहे हैं। मान लीजिए प्रमोशन हो गया है या फिर ट्रांसफ़र हो गया है या फिर आपने वॉलंटरी कोई और सर्विस ज्वाइन कर ली है, ठीक है, तो अब आप अभी भी आप वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे उस ऑफेंस को लेकर, उस प्रोसिक्यूशन को लेकर, ठीक है, आप वही पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मैंने वो ऑफिस में हुई नहीं, उस ऑफिस में आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ऑफिस, यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस अंडर द PC एक्ट, ओके, यू कांट से दैट। सेकेंड एक्सप्लेनेशन अटैच सेज दैट अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, मान लीजिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था, फिर वो अब वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो गया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पहले एम्प्लॉई था अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो गया या किसी और अथॉरिटी का एम्प्लॉई हो गया है, तो उस केस में कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है कि हमें परमिशन लेनी किससे, तो क्या करेंगे उन केसेस में क्या करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि उन केसेस में हम ये देखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट को रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है, और जिस भी अथॉरिटी के पास उसको रिमूव करने की अथॉरिटी होगी उससे अप्रूवल लेना होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द CRPC नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉ। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस ऑर्डर अगर स्पेशल जज पास करता है, ठीक है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है या ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाय अ कोर्ट इन अपील, confirmation or revision on the ground of absence of any error, omission or irregularity in the sanction required under subsection 1। कोई भी ऑर्डर पास हो गया, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फाइंडिंग अगर स्पेशल जज ने कर दिया है फाइनल, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकता है अपील में कोर्ट, ठीक है, या फिर रिवीजन में, सिर्फ इस बेसिस पे कि
अप्रूवल लेने में कोई एरर हुआ था, ओमिशन हुआ था, या फिर इरेगुलरिटी थी। B says no court shall stay the proceeding under this act on the ground of any error, omission or irregularity. ना ही रिवर्स कर सकते हैं, ना ही स्टे कर सकते हैं. And C says no court shall stay the proceeding under this act on any other ground, and no court shall exercise the power of revision in relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceeding. कोई भी interlocutory order हुआ उसका कोई revision नहीं होगा. Now subsection 4 says in determining under subsection 3 whether the absence of or an error, omission, irregularity in such section has occasioned or resulted in a failure of justice, the court shall have regard to. तो थर्ड में सबसेक्शन 3 में हमने देखा था कि कब कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल फेलियर ऑफ जस्टिस हो, कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी के बेसिस पे रिवर्स नहीं किया जा सकता, स्टे नहीं लगाया जा सकता है. ठीक है, तो अब ये देखने के लिए कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या देखा जाएगा, whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceeding, कि क्या वो objection जो raise किया गया है इस error, omission या फिर irregularity का किसी earlier stage पे raise किया जा सकता था. Explanation attached to this subsection says for the purpose of this section error includes competency of the authority to grant sanction. Okay. B, a sanction required for prosecution includes reference to any requirement that a prosecution shall be at the instance of a specified authority or with the sanction of a specified person or any requirement of a similar nature. So no need to explain these are self-explanatory parts. Now moving on to section 20, presumption where public servant accepts any undue advantage. यहाँ पर presumption की बात की गई है कि पब्लिक सर्वेंट हैज़ एक्सेप्टेड एनी अनड्यू एडवांटेज. तो सेक्शन 20 कहता है कि अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि सेक्शन 7 या 11 में कोई भी अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन की गई है, पब्लिक सर्वेंट ने ऑब्टेन करी है, ठीक है, या अटेम्प्ट किया है ऑब्टेन करने के लिए अपने लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट ही एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड और अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन दैट अनड्यू एडवांटेज एज अ मोटिव फॉर रिवॉर्ड. ठीक है, एज अ मोटिव या रिवॉर्ड उसने ऑब्टेन किया है या अटेम्प्ट किया है ऑब्टेन करने के लिए, रिवॉर्ड फॉर कॉज टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली ईदर बाय हिमसेल्फ और अनदर पब्लिक सर्वेंट as the case may be, undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate under section 11. ये आपका 2018 के अमेंडमेंट से सब्सटीट्यूट हुआ था, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई भी अनड्यू एडवांटेज लिया गया है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो उसने एज ए रिवॉर्ड या फिर एज ए मोटिव लिया है अपने काम को इम्प्रॉपरली, डिसऑनेस्टली करने के लिए. नाउ देयर इज़ अ केस अटैच टू दिस सेक्शन, CM गिरीश बाबू वर्सेस CBI. तो इस केस में क्या कहा था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर की थी कि जो प्रिजम्पशन अटैच्ड है सेक्शन के साथ वो इनवायोलेबल नहीं है. अगर पब्लिक सर्वेंट जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अनड्यू एडवांटेज लिया है, ऑब्टेन किया, अटेम्प्ट किया है, वो चाहे तो उसको रीबट भी कर सकता है, ईदर थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस साइटेड अगेंस्ट हिम और बाय एड्यूसिंग रिलायबल एविडेंस. सो दिस इज़ अ रिबटेबल प्रिजम्पशन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा. सेक्शन 20 के अंदर जो प्रिजम्पशन है दैट्स अ रिबटेबल प्रिजम्पशन. ओके, इसके साथ ही ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो एक प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको अपना केस प्रूव करना है, उस तरह का बर्डन ऑफ प्रूफ ये नहीं है. ठीक है, अगर आप एक तरह से दिखा भी दें कि ही टुक दी प्रिजम्पशन, 20 कहता है कि अगर लिया गया है, ऑब्टेन किया गया है, ये प्रूव हो जाता है कि द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट हैज़ ऑब्टेन्ड एनी अनड्यू एडवांटेज, सो वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा. तो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी अनड्यू एडवांटेज के लिए लिया गया था. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 21, एक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. So any person charged with an offence punishable under this act shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him. So the person accused of the offence can be a competent witness for the defence. Okay.
प्रोवाइडेड क्या क्या, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट, जब तक वो खुद रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे एज अ विटनेस बुलाया जाए फॉर द डिफेंस, ही वोंट बी कॉल्ड एज अ विटनेस. B. His failure to give evidence shall not be made subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption. If he is incapable of giving any evidence, तो कोई भी presumption उसके खिलाफ नहीं बनाया जाएगा और कोई भी prosecution कोई भी comment नहीं करेगा इस बात पे. C कहता है कि he shall not be asked and if asked shall not be required to answer any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence with which he is charged or is of bad character. ना ही किसी अदर ऑफेंस, जो भी केस जिस भी ऑफेंस के लिए चल रहा है सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन होगा, किसी और ऑफेंस को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है, कोई उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है और उसके बैड कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है अनलेस, ठीक है, प्रोविजो अटैच the proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged. ठीक है, अब अगर मान लीजिए जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, अभी जिस ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दैट ऑफेंस इज़ रिलेटेड टू दी अदर ऑफेंस समहाउ, उसको प्रूव करने में हेल्प मिलेगी. प्रोसिक्यूशन जिस केस के लिए हो रहा है उसको उस ऑफेंस को, उस चार्ज को प्रूव करने के लिए हेल्प मिलेगी, तब आप उस ऑफेंस को लेके सवाल कर सकते हैं. He has personally or by his pleader asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character. Character में bad character cannot be called in question, ठीक है, लेकिन अगर good character खुद से उठाया जा रहा है तो फिर bad character आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. Third is he has given evidence against any other person charged with the same offence. सेम ऑफेंस के लिए किसी और पर्सन के लिए उसने एविडेंस दिया है कि इस आदमी ने ये ऑफेंस किया था, तो फिर उसके लिए भी आ सकता है. ओके, नाउ विद दिस वी आर एंडिंग दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड बाकी के जो भी बचे हुए सेक्शंस हैं यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट वंस. And if you have any question related to this act, you can write it in the comment section below this video and I will answer them. ये तीनों वीडियोस देखिए आप, ठीक है, और पूरा एक्ट पढ़ लीजिए. उसके बाद आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव. Oh, if only I could build it.